ये कॉकस क्या है सुदीप जी? ये कॉकस क्या है? देखिए, अगर 70 के अंतिम दशक में देखेंगे, 80-90 के दशक में, तो ये व्यक्ति अतीक अहमद टाइप के व्यक्ति, स्पेशली यूपी बिहार में, ये लोग आइकन हो गए थे। और इन लोगों के देख के ही बहुत सारे व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन का रास्ता ऐसा ही चुना। और जब इस तरह के व्यक्ति को शक्ति आती है, राजनीतिक संरक्षण मिलता है, तो एक बहुत बड़ा प्रशासनिक जो अमला जमला है वो इनके समर्थन में रहता है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण रहती है। तो ये जो कॉकस क्रिएट होता है जिसमें आप कोई भी क्राइम कर लें, अगर अतीक अहमद का देखें तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गैंग वार था। उन्होंने एक एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टाफ को मारा था क्योंकि उनके दो व्यक्ति को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, एग्जामिनेशन नहीं देने दिया था। तो कई सारे ऐसे आम आदमी पिस जाते हैं। देखिए, जो गैंग वार है वो दोनों उसी तरह के हैं, उनका अपना वर्सेस की लड़ाई है, वो समझ में आ सकता है। लेकिन जब आम व्यक्ति इस कॉकस के कारण पिसने लगता है तो उस समय प्रशासन को देखना पड़ता है। और देखिए, ये कहना सही है कि इस पे एक्शन लिया जा रहा है, इस पे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन परंतु ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि इतने बड़े माफियाओं के विरुद्ध इतना अच्छा एक्शन लिया जा रहा है। और इससे मैसेज क्या जाएगा? जो कॉकस में लोग हैं, जो पूरे इकोसिस्टम है, उस पर क्या मैसेज जाएगा कि अगर इस तरह से काम करेंगे तो आपका अंत क्या होगा? और ये अंत जो है ये इनको बताना पड़ेगा और ये अंत दिखाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यूपी चीफ मिनिस्टर का एक अपना व्यक्तिगत है कि उनको अपराधियों को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और इसकी सराहना होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो होना चाहिए, नहीं हो रहा है, परंतु शुरुआत तो हुआ है। अगर आप वेस्टर्न यूपी का देखेंगे तो एक समय में ऐसा था कि गाड़ी चल रही है, वहां से परिवार को उठा लिया जाता था। आज वो घटना नहीं है। और जो व्यक्ति कह रहे हैं कि 10-10 व्यक्तियों का नाम दीजिए जिला से, उनको अपने समय में देना चाहिए था और इनको भी देना चाहिए था। इसका मतलब नहीं है कि सरकार को नहीं देना चाहिए, इनको भी देना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो 2004 में इसी व्यक्ति को सांसद पहुंचा दिया, और इस तरह के व्यक्ति को सांसद पहुंचा के उनका महिमा महिमा मंडित किया, और उसी के समय से इनकी शक्ति की ये प्रकाष्ठा हुआ। उस समय से तो फूलपुर और प्रयागराज में ये केंद्रित थे। उसके बाद तो ये एकदम बिहार और यूपी के छोड़िए, बिहार में भी इनका कार्यक्रम शुरू होने लगा। कुछ 100 केस से ऊपर एफआईआर है, गैंगस्टर एक्ट है, और एक नहीं कितने सारे गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। तो इस तरह के व्यक्ति को और जो भी संरक्षण दिए उनको तो सजा मिलना चाहिए, इसमें कहां कोई दो राय हो सकता। लेकिन सवाल ये बनता है जैन साहब, अतीक अहमद बनता कैसे है? व्हाट अलाउज अ पर्सन टू बिकम अतीक अहमद? वो इतना बड़ा कैसे बनता है? आप जैसे बता रहे हैं कि पिटाई कर दी पुलिस वालों की, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपने जिनके बारे में आपको पता है, जनता को पता नहीं। वो बनता कैसे है? देखिए, मैं कई ऐसे जिलों में भी रहा हूं जहां एंटी डकैती ऑर्डिनेंस लागू रहा है, जहां के लिए कहा जाता था कि साहब बागी इसलिए हो गए कि उनका कोई उत्पीड़न हुआ, उनके घर में कोई हत्या कर दी गई, बड़े दबंग लोगों ने बड़ा उत्पीड़न किया तो वो बागी हो गया, वो वेपन लेकर और बीहड़ में कूद गया। इनका कोई ऐसा केस नहीं है। 17 साल की एज में मर्डर किया, और आप ये देखिए उसके बाद ऐसे लोग, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक बन गया। इसको लोगों ने एक दबंग, कि ये हमारा एक दबंग एमएलए है, वो छवि दी और इसको एमएलए चुना गया। ये 5 बार एमएलए रहा, 1 बार एमपी रहा। ये देश का दुर्भाग्य ही है कि ऐसे लोगों को एमएलए एमपी पब्लिक चुन रही है, और ये एक लोकल रॉबिन हुड का काम कर रहे हैं। अपनी कम्युनिटी के लोगों को, जो इनके निकट लोग हैं, उनको फायदा पहुंचवा रहे हैं, और जो बाकी हैं उनसे वसूली कर रहे हैं। प्रयागराज, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैं जानता हूं इन सब व्यक्तियों का वहां पर किस प्रकार का आतंक है। जिस बिल्डिंग पे निगाह पड़ गई, जिसको कह दिया वो खाली होनी है और उसमें कब्जा होना है। आज जो बिल्डिंग ऑक्यूपाइड है, जिसमें 10 किराएदार रह रहे हैं, उसकी वैल्यू 50 लाख भी नहीं है। अभी 10 किराएदार निकल गए, खाली हो गई बिल्डिंग, उसकी और जमीन की वैल्यू मिलाकर 10 करोड़ हो गई। तो इतना जबरदस्त इसमें बिजनेस है, और हर कोई भी ठेका होगा उसमें पत्ती इनकी होगी। तो ये सब जो है, इसको करके इन्होंने अरबों की संपत्तियां अर्जित की हैं। समय लगेगा। मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे देगा। मैंने तो कई चैनल्स पे इस बात को कहा कि इलाहाबाद पुलिस की, प्रयागराज पुलिस की एक चूक रही
कि ये शूटर्स इनके जो हैं घूम रहे हैं। इनमें बताया गया कि जो गुड्डू करके है, उसकी आज तक हिस्ट्री शीट नहीं खुली, उस पर 3 गुड्डू मुस्लिम, उस पर 30-32 मुकदमे हैं। ये सब जो इंस्टेंसेस हैं ये शर्मनाक हैं पुलिस के लिए, और जो भी संरक्षण देने वाले हैं मतलब जैन साहब है कि इसका तो मतलब जैन साहब है कि रॉट रन्स डीप, ये इंस्टीट्यूशनल इशू है। बिल्कुल है। जेल में आप देखिए इतनी सख्ती के बाद जेल में उसकी पत्नी से मिलवा रहे हैं, अब जेल जा रहे हैं एक एक करके, वो उसी जेल में रखे जा रहे हैं, जेलर, जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर, जहां पे वो राज करते थे। तो ये इसमें 17 पुलिस वालों के स्थानांतरण किए गए हैं, एक एक करके लिस्ट बन रही है, सब हटाए जा रहे हैं, जेल से हटाए जा रहे हैं। ये बहुत इसमें जबरदस्त काम करने की जरूरत है, और इसमें मैं समझता हूं, मेरा तो बस सिर्फ इतना मानना है कि क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, माफियाज के खिलाफ क्राइम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आई सपोर्ट मिस्टर योगी कि जो ये मुहिम लेके चल रहे हैं। ये जो एक कहा जाता है कि टॉप 10 माफिया की लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, वो तो सब वेबसाइट पे सब जिलों के पड़ी हुई है, कोई अलग से थोड़ी जारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि ये टॉप 10 है, ये टॉप 50 है, ये टॉप 100 है। जो लोग जैन साहब एक बात खत्म कर ले, फिर आप राजनीतिक संरक्षण के अलावा क्या बिना पुलिस संरक्षण के ये लोग नहीं बन सकते? सुनील जी, मैं आपको सवाल पूछने का वो दूंगा, पहले जैन साहब अपनी बात खत्म कर लीजिए जी। तो वो ये तो आप जैन साहब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि उपलब्ध है, अखिलेश यादव रिटोरिकल बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल उस पे कमेंट नहीं करता, मैं कभी भी, मैं तो एक एक्स पुलिस ऑफिसर बोलता हूं, मैं किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। पर मेरा ये कहना है कि जो एक आरोप लगता है कि भाई ब्रिजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी हैं, ब्रिजेश सिंह हैं, मैं बनारस, मेरी 3 पोस्टिंग्स रही हैं, मैं जानता हूं ब्रिजेश सिंह, चुलबुल सिंह, इन सब का क्या इतिहास रहा है। पर अगर कोई क्राइम कर रहा है, जैसे क्राइम इन्होंने किया है कि 2 गनर मार दिए, एक गवाह मार दिया, भाई वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो करें तो उनके ऊपर भी टूट के पड़ना चाहिए, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी नहीं, मैं तो रिटायर हो चुका हूं, कि क्या वो भी कोई क्राइम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कोई किसी मुकदमे में वांटेड चल रहे हैं, मेरी नॉलेज के हिसाब से नहीं। और अगर है तो उनको भी क्रश किया जाना चाहिए, बिल्कुल पॉलिसी एक रहनी चाहिए सबके लिए। उसका बहुत अच्छा संदेश जो शुक्ला जी ने कहा और कौशिक साहब ने कहा, मैं पूरे अदब के साथ कहता हूं कि ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जो क्राइम करेगा। मैंने अब तक जितने इंपॉर्टेंट केसेस देखे हैं यूपी में पिछले कुछ सालों में, जैसे बिकरू कांड हुआ, उसमें 8 पुलिस वाले मारे गए, सख्त से सख्त एक्शन हुआ, बिल्कुल तबाह कर दिया उस गैंग को। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वरना अगर उसको जेल में पड़ा रहता विकास दुबे तो वो एक बहुत बड़ा नासूर बन जाता, जेल में बैठ के उगाही करता। जैन साहब, इसी तरह जो भी जी, मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगा, बाकी पैनलिस्ट जाने से पहले, अतीक जेल से अपना साम्राज्य चलाता रहा, जेल से ऑर्डर हुए शूट आउट के, साबरमती रखा, यूपी में एक्शन ले लिया, ये क्या बहुत बड़ा फेलियर नहीं था? बिल्कुल है। तभी आप देखिए इसकी कंप्लेंट ऊपर तक हुई तो गुजरात की स्पेशल पुलिस फोर्स ने सारे जेलों की तलाशी ली और बड़े ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स वहां से मिले। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साबरमती की जेल में रखा गया है, उसको मोबाइल फोन्स की सुविधा ना उपलब्ध होती। आप देखिए अशरफ को बरेली में हो रही है, यूपी में ही हो रहा है, जो इसका छोटा भाई है उसको क्या सुविधाएं वहां नहीं मिल रही हैं। तो ये एक फेलियर है सिस्टम का और भ्रष्टाचार है। पर मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी प्रश्रय यूपी के चीफ मिनिस्टर का है। वो लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से ग्रेजुअली सिस्टम में सुधार हो रहा है। मैं देख रहा हूं क्राइम में कमी आ रही है, क्राइम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, दहेज हत्या भी हो रही है, मर्डर भी हो रहे हैं, रेप भी हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो संगठित अपराध पहले एक हावी रहता था कि हाँ सा फला गिरोह ने ये कर दिया, फला गिरोह ने चिट्ठी भेज दी, फला गिरोह ने किडनैपिंग कर दी, वो सब नहीं हो रहा है। सोतीगंज में सैकड़ों गाड़ियां पर ईयर कटती थी मेरठ में, सब पूरा बंद हो गया, पूरा का पूरा। मैं तो वहीं का हूं, पर टोटल बंद कर दिया है। कोई टायर बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है। आप देखिए क्या मतलब ट्रेमेंडस एक्शन हैज बीन टेकन। वो मतलब बहुत ही सराहनीय है। आप वहां पे ऑर्डर प्लेस होता था कि फला होंडा सिटी चाहिए,
या वो आपको उसकी डिलीवरी दी जाएगी वहां से, फला के पार्ट चाहिए उसकी डिलीवरी दी जाएगी, कोई गाड़ी आप नाम ले लीजिए। तो ये सब जो एक्शन हुए हैं ये अच्छे हैं और इन पे और सख्ती किए जाने की जरूरत है। और अभी 4 साल का पीरियड बचा है। मैं समझता हूं कि अगर ये इसी स्पीड से काम चलता रहा और कार्रवाइयां होती रहीं तो मैं यूपी में इन्वेस्टमेंट आके रहेगा। जो 38 लाख की बात हो रही है, 38 लाख करोड़ की, वरना तो लोग भाग जाएंगे, इन्वेस्टर भाग जाएगा अगर एक की भी किडनैपिंग हो गई। पंकज, पर यह भी बात सही है, फलता फूलता इसलिए भी है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल काम भी करता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं चाहूंगा कि फूलपुर चुनाव के बारे में भी आप कुछ बोलें। नहीं, फूलपुर चुनाव के बारे में तो बोलूँगा ही, इसमें कोई शक नहीं है कि ख़ास तौर पर आप अगर देखेंगे ईस्टर्न यूपी और बिहार में तो आप ये पाएंगे कि क्या कहा जाए, राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण, ये दोनों ऐसी बातें हैं। आप जो भी कहेंगे वो आपको सच नज़र आएगा। मैं जैन साहब की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, पर एक चीज़ सर को मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को ऐसे रॉबिन हुड पर इसलिए भरोसा होने लगता है जब ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और तमाम लोग काम करना बंद कर देते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि बिहार में एक दौर ऐसा भी था कि लोग बाहुबली को इसलिए चुनते थे कि उनके एक फ़ोन चले जाने से उनके कंस्टिट्यूएंसी में लाइट 22 घंटे रहा करती थी, और जो शरीफ आदमी एमएलए होते थे उनके कहने पर एक जेई नहीं सुनता था। तो लोगों को लगता था कि उसको कहो, उससे अच्छा है कि बाहुबली को क्यों नहीं चुनवा दो। दूसरा ये होता था कि अगर किसी ने कुछ कांड कर दिया तो बाहुबली नेता है उसके फोन से छूट जाता था। और दूसरा, पुलिस एट्रोसिटीज करती थी, शरीफ आदमी पकड़ा गया और शरीफ एमएलए है तो उसकी पुलिस सुनती नहीं थी। तो लोगों में एक विश्वास होने लगा कि ऐसे ही लोगों को आप चूज करिए जो कि बाहुबली हो, दबंग हो, भले ही उस पे 100 अपराध के केस मुकदमे दर्ज हो, लेकिन लोगों को सिस्टम से भरोसा उठ करके इन्हीं लोगों पे भरोसा बढ़ने लगा, इसीलिए ये लोग राजनीति में सफल होने लगे। तो मेरा ये मानना है कि ये फेलियर गवर्नेंस का है और इस वजह से लोगों का विश्वास इन पर होता रहा है। दूसरी बात, चूंकि मैं अपराध कवर करता रहा हूं तो मैं अपराध के बारे में एक चीज तो मैं जानता हूं कि जेल की दुनिया बहुत अलग होती है साहब। जेल में सब कुछ मिलता है, बस निर्भर ये करता है कि जो कैदी है उसकी हैसियत क्या है। अगर उसकी हैसियत अच्छी है तो उस हिसाब से वो स्टारबक्स की कॉफी भी पी सकता है। आप हैरान मत होइएगा, सिर्फ वो स्टारबक्स में बैठ के कॉफी नहीं पिएगा, पर उसकी कॉफी वहां पहुंचती है। और ये सिर्फ यूपी में नहीं होता, गुजरात में नहीं होता, आखिर दिल्ली में नहीं होता तो क्यों यहाँ के जेल मंत्री मसाज कराते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने देखा। ऐसा वो भी तो कैदी हैं, उनके साथ ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा था। तो ये तो सिर्फ सामने बातें आई हैं। पता कर लीजिए कि वो तमाम बिल्डर्स जिन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है वो जेल के अंदर किस तरह के मजे ले रहे हैं, ये भी एक शोध का विषय है। और अभी तो यूपी में भी सामने आया कि मुख्तार अंसारी के बेटे और बहू वाला जो चर्चा प्रकाश में आया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या एक्शन लेना पड़ा, वो भी सब सामने है। इसलिए जेल की दुनिया बिल्कुल अलग है। जैन साहब बेहतर बताएंगे कि कई सारे ड्रेडेड क्रिमिनल्स को पकड़ के ये भेजते होंगे, जब उनको जुडिशियल कस्टडी मिल जाता और लंबे समय तक वहाँ रहते हैं तो वहाँ पे एक अलग तरह का लॉज ऑपरेट होने लगता है। और उस सिस्टम में वो एक दूसरा जंगल है जिसका राजा कोई और होता है, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आप छोटे अपराध में जाएंगे, चेन स्नैचिंग और ये सब, आपकी हालत बद से बदतर हो जाएगी, पता नहीं किस किस का पैर दबाना पड़ेगा। आप 2 4 8 मर्डर करके जाएंगे, आप शेर की तरह रहेंगे, राजा की तरह, आपका ट्रीटमेंट क्या शानदार होगा। और ये अक्रॉस द इंडिया है, आप ये मत समझिए ये बिहार में होता है, यूपी में होता है, लगभग बहुत जगह होता है, ये सच्चाई है। इसलिए जब जब लोगों का भरोसा ऐसे सिस्टम से उठता है तभी इस तरह की बात होती है और ऐसे दादा चुने जाते हैं। जब जब लोगों का विश्वास उठता है, अब आप देखिए, अभी पिछला चुनाव हुआ, यही समाजवादी पार्टी ने इस डर से टिकट अतीक अहमद और अंसारी को नहीं दिया डायरेक्टली
क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी आरोप लगाएगी कि ये गुंडे लोगों की पार्टी है, जो जिस हथियार से बीजेपी लगातार उन पर हमले करती रही। और चूंकि बीजेपी जीत रही थी तो समाजवादी पार्टी प्रेशर में थी। नहीं तो यही समाजवादी पार्टी बुके लेके गई थी अतीक अहमद के पास कि साहब आप आइए और हमें ज्वाइन करिए और हमारे सिंबल पे चुनाव लड़िए। यही समाजवादी पार्टी के सरकार में अतीक मुख्तार अंसारी के लोग पता नहीं क्या क्या करते थे, सबको पता है। पूरी जिले की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने कैसे नतमस्तक रहते थे। ये हाल बिहार में भी देखा जाने लगा है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि जब सिस्टम प्लेस में आने लगता है, लोग काम करने लगते हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों का ज़्यादा भरोसा सिस्टम में होता है। नीतीश जब आए तो बिहार में भी ऐसा देखने को मिला, योगी जब आए तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलेगा। पर अगर आप जेल की बात करेंगे तो जेल में वो सब कुछ मिलता है, निर्भर करता है कि कैदी की हैसियत क्या है, उसका रसूख कैसा है, इन सब चीज़ों पर उसकी सुख सुविधा और सब कुछ निर्भर यानी मोटी बात है, पिछले वाला जो इनकाउंटर हुआ था सड़क पे, और अतीक अहमद, सुनील शुक्ला जी, मतलब जब पानी सर से निकलता है तब चीज़ें हरकत में आती हैं। ये चीज़ें तब हरकत में आई जब गनर और आपका विटनेस मारा गया। उसमें जब उसने पुलिस वालों पे हमला कर दिया बाकायदा और उस पर पुलिस वाले मारे गए। देखिए एक चीज़ मैं इसमें बोलूँगा, अलग अलग स्टेट की पुलिस की अलग पहचान होती है। यूपी पुलिस बहुत बर्दाश्त करती है, ठीक है, सब कुछ कर लेती है। लेकिन आप यूपी पुलिस के एक पुलिस को मारेंगे, उसका परिणाम आपको बहुत गंदा भुगतना पड़ेगा। केवल ये बिकरू कांड ही नहीं है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स। यूपी पुलिस बहुत ऑफेंसिव होती है, ये फिर डिग्री आपको बिहार में बहुत कम दिख